डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको या पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हो। इसके लिए हमने पढ़ा था क्वथनांक क्या है, क्योंकि क्वथनांक नहीं पता होगा तो क्वथनांक में उन्नयन कैसे समझेंगे। क्वथनांक क्या है? वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्वथनांक में उन्नयन क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हो? जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि वाष्प दाब में क्या होती है? कमी। अब वाष्प दाब में कमी होगी, आपको वाष्प दाब को कहाँ ले जाना है? 1 atm तक, तो टेम्परेचर तो ज़्यादा देना ही पड़ेगा। विलायक की अपेक्षा विलयन में टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा क्योंकि उसे 1 atm तक पहुँचना है। परिभाषा से स्पष्ट है। फिर हमने पढ़ा था मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हो। तो हम जानते हैं कि क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। और मोललता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या। इससे एक फॉर्मूला निकल के आया था, ये वाला बता देता हूँ, डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू एम। यदि m को 1 कर दें यानी मोललता को इकाई कर दें तो डेफिनेशन यहाँ से निकल आएगी मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक जी केवी। ये है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, यदि मोललता इकाई हो तो किसी विलयन का मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है। और 2 फॉर्मूले आए थे, एक ये आया था डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस टीवी जीरो। डेल्टा टीवी क्या है? क्वथनांक उन्नयन। टीवी क्या है? विलयन का क्वथनांक। टीवी जीरो क्या है या टीवी नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। और दूसरा आया था क्वेश्चन, क्वथनांक उन्नयन की सहायता से अणुभार ज्ञात किया। कैसे अणुभार ज्ञात कर सकते हैं? क्वथनांक उन्नयन की सहायता से। तो ये इसी से आया था, ये फॉर्मूला था डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू एम। मोललता का मान रख दिए थे डब्ल्यू बी अपॉन एम इंटू 1000/W। ये आ गया विलेय का अणुभार, ये मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ये क्वथनांक उन्नयन, ये विलेय का भार और ये विलायक का भार। इस पे मैंने एक न्यूमेरिकल भी कराया था। आज मैं 2 न्यूमेरिकल और इस पे करा रहा हूँ क्योंकि इन पे ज़रूर कोई न कोई न्यूमेरिकल आता रहता है, कई बार आया है। ठीक है, देखो बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। तो दिया क्या है अपन को? बेंजीन का क्वथनांक। और 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलेय 90 ग्राम बेंजीन में घोलें, मतलब घोल रहे हैं बेंजीन में किसको? 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलेय। विलेय का नाम नहीं दिया क्या है, पर अवाष्पशील कुछ भी हो सकता है वो। तो विलायक हमें पहचानना है, क्या है विलायक? बेंजीन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। सॉल्यूशन नंबर 1 दिया है बेंजीन का क्वथनांक। बेंजीन का क्वथनांक। और बेंजीन एक्चुअल में है क्या? विलायक। और शुद्ध विलायक के क्वथनांक को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्वथनांक टी बी नॉट इक्वल टू 353.23 केल्विन। दूसरा क्या दिया है? 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलेय, मतलब विलेय का भार। विलेय का भार WB इक्वल टू 1.8 ग्राम। और क्या दिया है? 90 ग्राम विलायक। विलायक विलायक है क्या? बेंजीन। 90 ग्राम विलायक का भार WA बराबर। और बेंजीन में घोलें तो क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। क्वथनांक बढ़कर मतलब जब मिला दिया विलयन बन गया तब
कितना हो गया 354.11 केल्विन, मतलब बिलियन का क्वथनांक, बिलियन का क्वथनांक। बिलियन के क्वथनांक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो बिलियन का क्वथनांक टीवी से, टीवी इक्वल टू 354.11 केल्विन। तो विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना, यानी विलेय का मोलर द्रव्यमान का मतलब MB अणुभार, आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए केवी बराबर दिया है 2.53 केल्विन किलोग्राम मोलन। सारी वैल्यू दी हुई हैं, अब सिर्फ हमें ये वैल्यू पुट करनी है। तो दो फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो, एक ये और ये भी है। हमें निकालना MB है, तो मतलब MB, तो ये फॉर्मूला तो लगेगा ही। लेकिन इसके लिए क्या हमारे पास सारी वैल्यू अवेलेबल है, देखो डेल्टा वो TV0, यहाँ TV0 की कोई आवश्यकता नहीं। WB बिल्कुल, WA दिया है, TV इसमें ज़रूरत नहीं। इसका मतलब हमें डेल्टा TV नहीं दिया है, तो इसको हम पहले इससे निकाल लेंगे। और इसको निकालने के लिए ये दोनों वैल्यू होनी चाहिए। ये दोनों वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो TV बिलियन का क्वथनांक यहाँ रख देंगे, और शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ये रहा विलायक, बिलियन और विलायक दोनों दिए हैं, घटा दो तो क्या आ जाएगा क्वथनांक 0, और यहाँ पे पुट कर दो तो MB की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कुछ कठिन क्वेश्चन नहीं आते। अब देखो सबसे पहले मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, डेल्टा TV इक्वल टू TV माइनस TVG। अब ये वैल्यू पुट कर दो। TV कितना दिया हुआ है 353, ये तो TV0 है, TV 354.11 माइनस 353.23 केल्विन। इसको आप घटा लेना और कितना आ जाएगा 0.88 केल्विन, ये आ गया डेल्टा TV। अब इस वैल्यू को उस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो तो आ जाएगा MB इक्वल टू KB इंटू WB अपॉन डेल्टा TV इंटू 1000 अपॉन WA। पुट कर दो, KB ये दिया है 2.53 इंटू WB ये दिया है 1.8 अपॉन डेल्टा TV अभी आया है 0.88 इंटू 1000 अपॉन WA 90। अब इसको सॉल्व कर लो और काट पीट करके आंसर आ जाएगा। जैसे मैं इसको हटाऊं तो ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। 2 जीरो नीचे बढ़ेंगे, 2 ऊपर, तो ये तो हटेगा दशमलव से दशमलव। और इसको यदि मैं हटाऊं तो एक 10 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 18 पंजे 90, और ये 10 से 10 कट गई, ठीक है। और इसको काट लो, ये कट जाएगा 11 से, 11 8 88, और 11 दूनी 22, और 3 25, 33, 11 23 बार। ऊपर कितना बच गया 23। इसको भी काट लो, 5 दूनी 10, 20 बार इंटू 20 अपॉन 8। बस 23 का 20 में गुणा कर लो, 23 दूनी 40, और या फिर काट भी सकते हो, 8 का भाग दे लेना, ठीक है। 8 का भाग दोगे गुणा करके तो आ जाएगा 57.5, 57.5 MB अणुभार है। तो अणुभार की इकाई क्या होगी, ग्राम।
ओके, ये आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे समझा देता हूँ, देखो बेंजीन का क्वथनांक दिया, विलायक का विलेय का क्वथनांक दिया। बेंजीन का क्वथनांक ये रहा 18 ग्राम, विलेय अवाष्पशील 90 ग्राम बेंजीन में घोलें तो क्वथनांक बढ़ गया। कब? जब बेंजीन में विलेय को घोल दिया, तो ये क्वथनांक किसका हो गया? विलयन का। ठीक है, विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है। बेंजीन के लिए केवी इसमें दिया है, सब कुछ तो दिया हुआ है, दोनों फॉर्मूले मान रखनी है। अपन को डेल्टा टीवी दिया नहीं था, नहीं तो यही डायरेक्ट लगा देते। डेल्टा टीवी की जगह उसने क्या दे दिया? विलायक और विलयन के क्वथनांक में उन्नयन दे दी। इनसे हमने डेल्टा टीवी निकाल लिया। डेल्टा टीवी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। बस हो गया। अब मैं हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो दूसरा, यह आया था 2018 में। 12 ग्राम यूरिया 170 ग्राम जल में विलेय दिया। क्या है? सॉल्व तो 12 ग्राम यूरिया, तो ये क्या है? विलेय है। 12 ग्राम यूरिया विलेय मतलब WB इक्वल टू 12 ग्राम। 170 ग्राम जल में मतलब विलायक WA इक्वल टू 170 ग्राम। विलेय होने पर इस विलयन के क्वथनांक में उन्नयन इतना पाया गया 0.63 केल्विन। क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा टीवी 0.63 केल्विन पाया गया। और क्या दिया है इसमें? यूरिया का अणुभार ज्ञात करना है, MB ज्ञात करना है। वैसे यूरिया का अणुभार 60 होता है, देखो उसी के आसपास वो आएगा इसका आंसर। जबकि जल के लिए केवी इक्वल टू 0.52 किलो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। हमें MB निकालना है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो, मान सारे दिए ही होंगे। देखो WB दिया है, बिल्कुल WA दिया है, डेल्टा सब कुछ दिया है, कुछ दिक्कत ही नहीं है। देखो MB इक्वल टू KB इंटू WB अपॉन डेल्टा TV इंटू 1000 अपॉन WA। KB 0.52, WB 12, डेल्टा TV 0.63, 1000 अपॉन WA 170। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 60.6 ग्राम। कुछ भी नहीं था इसमें, केवल मान रखनी है, काट पीट करनी है। देखो दशमलव से दशमलव हट जाएगा, काट लेना, और जो बच जाएंगी वैल्यू उनका ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे 0 से 0 कट जाएगा ये, ठीक है। जो वैल्यू बच जाए ऊपर मल्टीप्लाई करके नीचे भाग दे लेना। टाइम लगेगा थोड़ा सा, बस कैलकुलेटर तो चल नहीं रहे, तुम्हें देना ही पड़ेगा भाग। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए, यानी हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल पे मैंने 2-3 अलग अलग तरह के फॉर्मूले, अलग अलग क्वेश्चन करा दिए। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटा रहा हूँ। अब अपन पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वथनांक में उन्नयन समझ में आ गया तो हिमांक में अवनमन भी समझ में आ ही जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। देखो हिमांक में अवनमन क्या होता है। सबसे पहले अपन को हिमांक में अवनमन समझने के लिए हिमांक पता होना चाहिए कि किसी का हिमांक क्या होता है।
हिमांक वह ताप होता है जिस पर किसी द्रव की वाष्प दाब ठोस अवस्था की वाष्प दाब यानी उसकी ठोस अवस्था की वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, हिमांक बिंदु कहलाता है। आपने क्वथनांक पढ़ा था कि क्वथनांक क्या हुआ ताप जिस पर किसी द्रव की वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होती है। इसमें ठोस अवस्था की वाष्प दाब के बराबर होती है। देखो डेफिनेशन, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर उसकी ठोस अवस्था और द्रव अवस्था की वाष्प दाब समान होती है। किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर उसकी ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों की वाष्प दाब क्या होती हैं, समान होती है। ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों की वाष्प दाब जब समान हो जाए तो वो पदार्थ जम जाता है। जैसे जल मान लो 25 डिग्री से टेम्परेचर पर है, उसकी कुछ वाष्प होगी, और जल की यदि ठोस में बना हो तो ठोस अवस्था में आने में इसको वाष्प दाब को कम करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी टेम्परेचर कम करते गए और वाष्प दाब इतनी कम हो जाएगी कि उस द्रव की वाष्प दाब ठोस अवस्था की वाष्प दाब के समान हो जाए, उसी समय जल जम जाएगा। देखो ऐसे समझते हैं इसको। मान लो ये कोई विलायक है जिसकी वाष्प दाब, विलायक की वाष्प दाब, और ये मान लो ठोस अवस्था की वाष्प दाब है, ठोस अवस्था की वाष्प दाब, ये ठोस अवस्था की वाष्प दाब है, ये किसी विलायक की वाष्प दाब है। इसको ठोस अवस्था तक लाने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इतना टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, T माने टेम्परेचर, और जमाना है तो फ्रीजिंग F, TF, और है क्या ये विलायक, तो विलायक के लिए क्या लगता है, नॉट, TF नॉट। F क्यों लगा, उसमें B लगता था, इसमें F लग रहा है, उसमें बॉइलिंग पॉइंट था, उबलना था, इसमें फ्रीजिंग करना है, जमना है। देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग का मतलब जमाना है अपन को। विलायक को ठोस अवस्था तक लाने के लिए इसको फ्रिज करना पड़ेगा, यानी कि TF टेम्परेचर देना पड़ेगा। जो भी इसका टेम्परेचर रहा होगा उसको घटाते घटाते कहाँ लाना पड़ेगा, ठोस अवस्था तक। यानी कि इसकी वाष्प दाब को इतना कम करते जाओ, टेम्परेचर घटाते जाओ कि उसकी वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, ठोस अवस्था की वाष्प दाब के बराबर हो जाए, तो वो पदार्थ क्या हो जाएगा, जम जाएगा। अब मान लो मैंने इस विलायक में शक्कर डाल दी, चीनी, तो उसकी जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देते हैं तो उसकी वाष्प दाब क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये किसकी वाष्प दाब हो गई, विलयन की वाष्प दाब, ये विलयन की वाष्प दाब पहले से कम हो गई, विलायक की ज़्यादा थी, विलयन की क्या हो गई, कम हो गई। अब इस विलयन की वाष्प दाब को ठोस अवस्था तक पहुंचाने के लिए कितना टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, इतना टेम्परेचर, इसको क्या बोलेंगे, TF फ्रीजिंग, विलयन का हिमांक। यानी कि विलयन को जमाने के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होगी और विलायक को जमाने के लिए उससे अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। जैसे जल को जमाना है आपको तो आप 2-3 घंटे फ्रिज में रख दो, तुरंत जम जाएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा कम टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है, उसको बहुत कम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप शक्कर मिला के उसको रख देते हो, बर्फ़ जमाना चाहते हो या दूध मिला दोगे उसमें फिर जमाना चाहते हो, तो पूरी रात भर जमाओगे तब जमेगा। क्यों, क्योंकि उसमें कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, माइनस में चला जाता है। जैसे जल 0 पे जम रहा था तो ये और कम पे जमेगा, देखो कम है और कम पे जमेगा, यानी -4 -10 पे जमेगा। तो विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से वाष्प दाब तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे हिमांक में कमी आ जाती है।
हिमांक में क्या आ जाती है, कमी। किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। अब देखो यहाँ से इसको इतना दिया, इसको इतना दिया, तो इसका जो फॉर्मूला आया वो क्या आएगा, डेल्टा टी एफ बराबर विलायक टी एफ जीरो माइनस बिलियन टी एफ, ये फॉर्मूला निकल के आए। कभी आपने देखा हो ठंडे प्रदेशों में गाड़ियों के रेडिएटर में जल जम जाता है, क्योंकि वहाँ माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो गाड़ियाँ सीज हो जाएंगी, चालू ही नहीं होंगी। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, उस जल में कुछ ऐसे विलेय पदार्थ मिला देते हैं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर जो 0 पे जम रहा था जल, अब उसमें जो मिला दिया आपने विलेय पदार्थ वो अब -15 -25 पे जमना चालू होगा। ये क्वेश्चन भी आता है कि ठंडे प्रदेशों में गाड़ियों के रेडिएटर में हिमांक को में कमी करने के लिए एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि एथिलीन ग्लाइकोल एक ऐसा पदार्थ है जो विलायक में मिलाते ही उसके हिमांक बिंदु को कम कर देता है, जिससे गाड़ी हमारी क्या है, चलती रहे, चालू हो जाए, स्टार्ट हो जाए। तो अब देखो विलायक की वाष्प दाब और विलयन की वाष्प दाब में इतना सा डिफरेंस है, इसको इतना टेम्परेचर है यानी अधिक देना पड़ेगा, इसको कम देना पड़ेगा। अब आती है बात कि हिमांक में अवनमन किस पर निर्भर करता है। हिमांक में अवनमन विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि हिमांक विलायक में विलेय की मात्रा ज़्यादा घोलोगे तो विलयन की वाष्प दाब और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो हिमांक में अवनमन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किस पर निर्भर करता है, विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा पर। इसका मतलब हिमांक में अवनमन भी मूललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक में उन्नयन भी तो मूललता के समानुपाती था, तो हिमांक में अवनमन भी मूललता के समानुपाती होता है। सेम ऐसा ही फॉर्मूला निकल के आएगा हिमांक में अवनमन का, ठीक है। अच्छा, हिमांक में अवनमन की डेफिनेशन जानते हो, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। अब देखो हम जानते हैं डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग, वहाँ टी वी आता था, टी वी आता था, क्वथनांक में उन्नयन था, यहाँ हिमांक में अवनमन है। डेल्टा टी एफ समानुपाती एम, तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। इसमें देखो अंतर क्या है, यहाँ पे आता था डेल्टा टी वी बराबर के वी इंटू एम, मूललता। ये क्या है, मूललता। इसमें भी वही क्वेश्चन बनता है, जी क्या होगा, मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। ये क्या था, मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ये लिखा होगा यहाँ पर कहीं, मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो ये क्या है, मूलल हिमांक, मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। यदि मूललता इकाई हो जाए तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ। अब देखो मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक की डेफिनेशन पूछता है 1 नंबर में, इससे आप क्या समझते हो, तो आप कहोगे यदि मूललता इकाई हो जाए तो किसी विलयन का हिमांक में अवनमन ही मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि हिमांक में अवनमन की सहायता से, हिमांक में अवनमन की सहायता से अवाष्पशील विलेय के अणु भार की गणना करो, जैसे इसमें किए थे वैसे ही सेम। तो दोनों टॉपिक बिल्कुल सेम है, ये समझ लिया, मतलब ये भी तुरंत समझ में आ गया। तो देखो हम जानते हैं कि डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ इंटू एम। मूललता की परिभाषा से डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम की जगह क्या लिख देंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000/WA।
इस एम बी को यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ, तो क्या आ जाएगा एम बी बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। देख लो, इससे हम निकाल लेंगे अणु भार की गणना हो जाएगी जब आपको क्या दिया हो, हिमांक में अवनमन दिया हो। यदि हिमांक में अवनमन नहीं दिया होगा तो हिमांक में अवनमन हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है।